साथ ही आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हम ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पंचायती राज के लिए ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो लगभग ये 2014 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। आज हम इस पेपर को लेके आए हैं, तो चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन थे तो सारे के सारे मैं टेक्निकल क्वेश्चन के साथ आया हूँ गाइस। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल टू ऑल? चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्स्ट स्पेसिफिक रिटेंशन। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा जो मीडियम है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो ग्रेवल की बात करें, चाहे स्वीट की बात करें, चाहे क्ले की बात करें, तो अगेंस्ट ग्रेविटी अगर सॉइल अपने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख पा रही है तो दैट इज उसका रिटेंशन कैपेसिटी हाई है। तो वो रिटेंशन कैपेसिटी क्ले में हाई होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा स्पेसिफिक रिटेंशन इज लीस्ट इन, किसमें सबसे कम होगा? तो आंसर है जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा। जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है, मान लो जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरा पार्टिकल साइज है, और पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में कुछ खाली जगह होती है जिसे हम वॉइड्स बोलते हैं। तो बच्चे जितना बड़ा पार्टिकल साइज होता है उतना ही आपको एक वॉइड्स का साइज बड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिटेंशन होगा, अब देखो कोर्स ग्रेवल हो गया, बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, अगर पानी डालोगे तो एकदम से पानी बाहर ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा कोर्स ग्रेवल है इसका जो स्पेसिफिक रिटेंशन होगा वो लीस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू क्ले। क्ले का जो स्पेसिफिक रिटेंशन होता है वो सबसे हाई होता है। सेकंडली यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, टर्म आ जाता है बच्चे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरह से डिफाइन होता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ये रेशियो होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। अगर हम एक बिल्कुल परफेक्टली राउंडेड एग्रीगेट कंसीडर कर लें तो अगर तुम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट इट 6/d। सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल आउट करोगे, रेडियस को इन टर्म ऑफ डायमीटर लिख दोगे बच्चे तो 6/d बन जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया छोटा होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही मॉइस्चर का कैपेसिटी कम होगा, सॉरी उतना ही सॉइल का कैपेसिटी कम होता है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर बन रहा है ए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा था अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर की जरूरत पड़ती है टू मीट द इवैपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। हां जी, तो उसे क्या बोलते हैं? तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चे इरिगेशन से। तो अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर तो उसे बोला जाता है कंजम्पटिव यूज, दैट इज योर कंजम्पटिव यूज। कितना हमें अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए पड़ता है प्लांट अपनी इवैपोट्रांसपिरेशन नीड। इवैपोट्रांसपिरेशन नीड मतलब कुछ लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू विंड, ड्यू टू सन रेडिएशन, और कुछ यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा जो प्लांट या क्रॉप अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉइल मास, और वो वाटर प्लांट यूटिलाइज करने के बाद उनके लीव से जब वो इवैपोरेट होगा जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, तो ये कहलाता है कंजम्पटिव यूज। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? तो बच्चे आप भी साथ साथ अपने यहाँ पे बेसिक नॉलेज चेक करते रहना, बिकॉज ये पेपर जो आया था वो काफी ज्यादा आसान था। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया, हम सभी स्टेट के पेपर लगाएंगे 1 बाय 1। तो आज हम लेके आ रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज वर। 5 सक्सेसिव डेज का आपको रेनफॉल का डाटा गिवन है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले दिन कितना बारिश हुआ? 10 सेंटीमीटर, दूसरे दिन कितना बारिश हुआ? 8 सेंटीमीटर, तीसरे दिन 6 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 दिन का डाटा हमारे पास गिवन है। साथ में बोला इफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स और स्ट्रॉन्ग लॉस रेट, मतलब जो वाटर मिट्टी में से मेरा मान लो पास कर गया और वो किसी काम का नहीं रहा, मतलब हो सकता है वो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर गया, दैट इज काइंड ऑफ योर इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स या स्ट्रॉन्ग लॉस रेट। कैचमेंट एरिया इस ये पहले से ही एस्टिमेट करके रखा गया था, इस एस्टिमेटेड है 5 सेंटीमीटर पर डे। एक दिन में कितना यहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ वाटर आ रहा है आपके पास, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, तो ये आपको गिवन है 5 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो यह 5 सेंटीमीटर पर डे, एक दिन में इतना है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो टोटल सरफेस रन ऑफ विल बी, टोटल सरफेस रन ऑफ विल बी। तो बच्चे अगर मान लो ये ग्राउंड सरफेस है एग्जांपल, और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये बात कर रहा है
कि कितना पानी का हिस्सा होगा जो सरफेस के ऊपर से फ्लो करेगा। तो सिंपल सी बात है, वो तो पानी किसी काम का नहीं होगा जो मिट्टी के वॉइड्स में से होता हुआ नीचे चला गया। समझ पा रहे हो बात को? तो कितना यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर एक दिन में सॉइल यहाँ पे अपने में एब्जॉर्ब कर दे। फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स 5 सेंटीमीटर पर डे है। तो तुम क्या करना बच्चे, हर केस में से तुम 5 सेंटीमीटर कम कर लो। ठीक है, तो जब तुम यहाँ से 10 में से 5 कम करोगे 10 - 5 यू विल गेट ओनली 5 सेंटीमीटर। पहले दिन में आपको इतना ही यहाँ पे सरफेस रनऑफ मिला होगा। दूसरे दिन 8 सेंटीमीटर बारिश हुआ, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है, तो 8 - 5 3 सेंटीमीटर मिला दूसरे दिन। तीसरे दिन 6 सेंटीमीटर आपके पास डेप्थ ऑफ रेनफॉल मिल रहा है, तो 6 - 5 आपको कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर। अच्छा, चौथे और पांचवें दिन ना बच्चे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो जब भी आपके पास प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स से कम होता है तो कभी भी सरफेस रन ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इनका तुम सम कर लो। जैसे बच्चे तुम इनका सम करोगे, टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा 5 - 3 8 और जमा 1 9। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर रहने वाला है। फाइन, आंसर विल बी 9 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखो, ये भी देखो बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया गया था। करंट मीटर मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इतना क्लियर है कि जो करंट मीटर होता है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसे हम कहां पे यूज करते हैं? अपने चैनल में, या हम इसे अपने रिवर में यूज कर सकते हैं, हम इसे कैनाल में यूज कर सकते हैं। फाइन, तो अगर हम बच्चे करंट मीटर की बात करें, अब वो बोल रहे हैं करंट मीटर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें मेजर करके दे रहा है वो किस लोकेशन पे, कहां पे रखोगे? तो ये बोल रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो करंट मीटर है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो देता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सेकंड, एट एनी पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन। जो भी क्रॉस सेक्शन होगा बच्चे हमारे रिवर का या कैनाल का या चैनल का, कुछ भी कह लो, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है, तुम क्या करते हो? अपना करंट मीटर को उसमें डिप कर लेते हो बेसिकली। ठीक है, या एट द बॉटम ऑफ चैनल पे या नन। तो बच्चे यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी। एट एनी पॉइंट इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो देन वी हैव करंट मीटर्स। क्लियर? देन ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ये जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है, ये है क्वेश्चन। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन रिवर इज। तो रिवर अगर एक ग्रेडिंग टाइप का होगा, ऐसा रिवर जो अपने बेड स्लोप को कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज करते चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्टेशन टाइप रिवर बोलते हैं। इसमें सिल्ट डिपॉजिट होता चलता है। दूसरा है डिग्रेडिंग रिवर, ऐसी रिवर जो अपने बेड को इरोड करती हुई चलती है, डिग्रेडिंग रिवर। तो क्या आपको यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क करना है या आपको पहले केस में करना है? तीसरा है मेंडरिंग टाइप रिवर। तो बच्चे ये जो मेंडरिंग टाइप रिवर होती है, अगर मैं मेंडरिंग टाइप रिवर का एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करूं, लाइन डायग्राम, तो ये प्लान है। तो हमारा जो रिवर होता है ना वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो एक सरफेस पे यहाँ पे और दूसरा सरफेस है, तो ये कन्वेक्स वाला पार्ट बन जाएगा और ये कनकेव वाला पार्ट बन जाएगा। तो एक साइड से यहाँ पे सॉइल पार्टिकल का इरोजन होता है और दूसरे एंड पे उसका डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह ये मेंडरिंग टाइप रिवर, ये मेंडरिंग टाइप रिवर जो बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ रिवर होता है, तो मेंडरिंग टाइप रिवर के केस में ही हम क्या करते हैं? यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स यूज करते हैं। बेसिकली क्या होते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स? बच्चे इरिगेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी। अभी के लिए इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द रन ऑफ अ ड्रेनेज बेसिन इज। अगर हम एक ड्रेनेज बेसिन की बात करें और उसमें हम रन ऑफ अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, रेनफॉल को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन, है कि नहीं? अगर बारिश होगी दैट इज रेनफॉल होगा, तो व्हाट विल हैपन? कुछ हिस्सा बारिश का मिट्टी में क्या होगा? पेनिट्रेट कर जाएगा, मिट्टी उस पानी को सोख कर लेगी। हो सकता है वो यहाँ से बहुत ज्यादा सीप करता हुआ, दैट इज डीप पर्कुलेट करता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है देखो रन ऑफ की। तो इसमें से आप क्या करोगे? प्रेसिपिटेशन जो बारिश हुई उसमें से आप ग्राउंड वाटर एक्रेशन, मतलब जो वाटर आपका डीप पर्कुलेट करता हुआ, सेम एग्जांपल यहाँ पे लें, ग्राउंड वाटर टेबल है, जैसे वो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा डेफिनेटली ग्राउंड वाटर टेबल में कुछ बढ़ोतरी होगी, वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा बेसिकली।
ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल की बात कर रहे हैं। सी, तो आपको ये वाला अमाउंट कम करना पड़ेगा। और इनिशियल रिचार्ज, अच्छा इनिशियल रिचार्ज कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जब बारिश होगी तो पानी वहां से डायरेक्टली आपका क्या करेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करता है, जो कि हमारे पास रिचार्ज पॉइंट कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास बच्चे ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, ये प्लस है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। बिल्कुल अगर हम सिंपली सोचें, एक नॉर्मल वे से इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे, बारिश हुआ, कुछ हिस्सा सरफेस के ऊपर से बह गया, कुछ बारिश का हिस्सा मिट्टी ने अब्सॉर्ब कर लिया और कुछ डीप पर्कुलेट करता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करा। तो ये चीजों को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 का सी। चलिए बच्चे 7 का भी आंसर देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द होल सर्कल बीयरिंग ऑफ क्वाड्रेंटल बीयरिंग। अगर बच्चे मैं क्वाड्रेंटल बीयरिंग की बात करूं तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग को हम रिड्यूस्ड बीयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो बच्चे क्वाड्रेंटल बीयरिंग आप कहां से चलोगे, नॉर्थ से चलोगे या साउथ से चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। तो रुको, अगर मैं पहले यहाँ पे होल सर्कल बीयरिंग की बात करूं बच्चे, तो ये अगर मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो होल सर्कल बीयरिंग के केस में हम ऑलवेज नॉर्थ से स्टार्ट करते थे और क्लॉकवाइज ही चलते थे। ये ध्यान रखना, जब भी बच्चे हम होल सर्कल बीयरिंग निकालते हैं ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, और हमेशा हम क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही चलेंगे। लेकिन क्वाड्रेंटल बीयरिंग या रिड्यूस्ड बीयरिंग जब हम निकालते थे तो हम नॉर्थ से भी चल सकते हैं और हम साउथ से भी चल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेंपल है मान लो, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कोई आपके पास इस तरह से ये चर्च है। तो अभी के लिए अगर मैं टेंपल की बात करूं, इट इज नियर टू द साउथ, इस चर्च की बात करूं इट इज नियर टू द नॉर्थ। तो इसके रिस्पेक्ट में दैट इज नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ ये आपके पास एक रिड्यूस या क्वाड्रेंटल बीयरिंग बन जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे साउथ टू ईस्ट, ये भी आपके पास एक तरह से क्वाड्रेंटल बीयरिंग बन जाएगा। और मैक्सिमम जो एंगल होता है यहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक रहेगा क्वाड्रेंटल बीयरिंग में, और यहाँ पे 0 से 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपास होती थी दैट इज अ प्रिज्मेटिक कंपास, और यहाँ पे जो कंपास होती थी जिससे हम ये क्वाड्रेंटल बीयरिंग निकालते थे वो होती है सर्वेयर कंपास। और सर्वेयर कंपास का बच्चे जो साइज होता है, मतलब जो डायल होता है उस डायल का जो डायामीटर होगा सर्वेयर कंपास का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रिज्मेटिक कंपास। क्लियर? तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स आपको पता होंगी। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चे। तो पूछ रहा है व्हाट इज द होल सर्कल बीयरिंग, और हमें क्वाड्रेंटल बीयरिंग गिवन है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री 28 मिनट। चलो तो बच्चे मैं इस क्वेश्चन को यहां पे बना रहा हूं। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो मुझे जो यहाँ पे बीयरिंग गिवन है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ गिवन है, और कितना है 15 डिग्री 28 मिनट। 15 डिग्री 28 मिनट ये गिवन है। अच्छा बच्चे ये बात कर रहे हैं कि होल सर्कल बीयरिंग बताओ, तो बिल्कुल आसान है। आपने नॉर्थ से ही चलना है और क्लॉकवाइज चलना है, और कब तक चलना है, जब तक वो लाइन ना मिल जाए। ठीक है, तो चलते रहे यहाँ तक। तो बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा, आंसर है ये पूरा का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर हम 360 डिग्री में से 15 डिग्री 28 मिनट घटा लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब बच्चे कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं एग्जाम में, तो एक चीज हमें पता है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो इसको एक काम करते हैं 359 डिग्री 60 मिनट में इसको तोड़ के लिख लेते हैं, और यहाँ पे 15 डिग्री 28 मिनट इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना हो गया, 10 में से 8 जा रहा है, 2 मिल गया। यहाँ पे मुझे कितना मिला, 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया, ये 32 मिनट आ गया। 9 में से 5 जा रहा है 4, 5 में से 1 जा रहा है 4, 344 डिग्री 32 मिनट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बच्चों ने आंसर निकाल लिया। यस आजाद जी आपका आंसर सही है। महेश, समीर, यस। बच्चे क्वेश्चन साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहो, एक बार अपना यहाँ पे प्रिपरेशन लेवल आप चेक करते रहो साथ साथ। ठीक है, जो कंसेप्ट लग रहा होगा मैं कंसेप्ट साथ साथ में बताता चलूंगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन मटेरियल, फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन मटेरियल्स
having constant load that is increasing with the time is called। मतलब एक फिनोमिनन है जिसमें हमारे जो मटेरियल की लेंथ है वो धीरे 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 बढ़ रही है और साथ में बोला इंक्रीजिंग विद टाइम, और टाइम के साथ वो बढ़ रही है, मतलब एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है। तो यहाँ पे बच्चे उस चीज को हम बोलते थे क्रीपिंग। तो क्रीप क्या होता था बेसिकली, क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन होता था। अगर हम अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लोड अप्लाई किए हैं, सेम एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई बीम है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड, ये बीम मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड, और इस बीम के ऊपर मान लो हमने कोई हैवी लोड अप्लाई कर दिया, सेम एग्जांपल, हमने यहाँ पे 50 टन का लोड लगा दिया, सेम एग्जांपल। अब हम ये लोड को लगा के छोड़ दिए, अब होगा क्या बच्चे, अब ना तो तुम यहाँ पे लोड की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, सो विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो बीम का डिफॉर्मेशन होगा ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये जो बीम में आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा ना, जिसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये रिस्पेक्ट टू टाइम आपका बढ़ता रहता है, इसे हम बोलते हैं क्रीप इफेक्ट। और बच्चे एक तरह से आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं कहना था, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। क्लियर? चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे इसका आंसर रिपोर्ट कीजिए। चलिए, सो बच्चे अगले क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, अ सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्सेस ऑफ ऑल इट्स फेसेस, ठीक है। चलिए, तो ये पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो अगर हम एक सॉलिड क्यूब यहाँ पे कंसीडर कर लें, ये सॉलिड क्यूब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अ सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्सेस ऑल ऑफ इट्स फेसेस, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको बताना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना टाइम्स होगा इसके लीनियर स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में इन एनी ऑफ द थ्री एक्सिस। मतलब जब हम एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस और जेड जेड एक्सिस की बात करेंगे तो किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें कितना मिलने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। तो फटाफट से मुझे बच्चे आंसर बताओ इसका क्या रहने वाला है। 9 का सी, वेरी गुड। अच्छा देखो बच्चे, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखते हैं बच्चे, तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, इसे मैं यहाँ पे एप्सिलॉन v से लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन स्ट्रेन हो गया, v यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो कैसे लिखोगे, x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा प्लस y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा प्लस z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसने लिख के दे दिया है, अ सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्सेस ऑल ऑफ इट्स फेसेस, मतलब अगर यहाँ पे कोई आपका फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको मैं F2 बोल देता हूँ, इसको मैं F3 बोल देता हूँ, तो सभी का मैग्नीट्यूड बच्चे सेम है। अगर सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो स्ट्रेन आपको x डायरेक्शन में मिलेगा वही आपको स्ट्रेन y डायरेक्शन में मिलने वाला है, वही स्ट्रेन आपको z डायरेक्शन में भी मिलने वाला है। अगर बच्चे तीनों की वैल्यू सेम होगी तो तुम इसे लिख सकते हो किसी भी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में, चलो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो इट विल बी द 3 टाइम्स स्ट्रेन इन द x एक्सिस। Fine, then answer will be option C. Option C will be the answer. ठीक है, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा इट इज द 3 टाइम्स द स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तुम जौन सी भी डायरेक्शन कंसीडर कर लो बच्चे, तुम्हें स्ट्रेन जो मिलने वाला है वो एप्सिलॉन x या एप्सिलॉन y या एप्सिलॉन z रहेगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए, सो बच्चे अगला क्वेश्चन है स्टील रॉड। तो चलिए यहाँ पे इसके ऑप्शन नीचे है, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। A steel rod of 2 सेंटीमीटर डायमीटर, बच्चे एक स्टील रॉड हमें गिवन है, चलिए स्टील रॉड ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टील रॉड हमें गिवन है और इसका जो डायमीटर है दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड 5 मीटर लॉन्ग। तो ये स्टील रॉड की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ, कितना पुल लग रहा है इसके ऊपर, एक्सियल पुल, अंडरस्टैंड करना। तो पुल को हम कुछ ऐसे ही शो करते हैं, तो ये आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3000 किलोग्राम, मतलब इसके ऊपर जो एक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल नेचर का, वो है 3000 किलोग्राम एंड ई वैल्यू इज गिवन टू अस, दिस इज द यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ द मटेरियल। बच्चे ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया था पंचायती राज जो जूनियर इंजीनियर के लिए पेपर हुआ था 2014 में,
ये हम बात कर रहे हैं टीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। और लेकिन इस प्रश्न के अंदर जो ई वैल्यू है इसका कोई यूनिट नहीं गिवन था। अब डाउट ये होगा बच्चे यहाँ पे इसका यूनिट या तो मेगा पास्कल लेके चलोगे या तुम इसका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चलोगे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना जब भी तुम्हें डायमीटर देखो सेंटीमीटर के अंदर गिवन है और तुम्हें जो फोर्स की बार के ऊपर लग रहा है वो केजी में गिवन है, तो जो ई वैल्यू होती है वो मोस्टली लगभग 95% केसेस के अंदर जो यंग्स मॉडुलस वैल्यू होता है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चे पिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे पता है कि जब हम डेल्टा एल मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हमारा जो पहला ही चैप्टर होता है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, तो क्या बोले कि अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो असिस्टेंट इंजीनियर लगोगे, पीतंबर लाल असिस्टेंट इंजीनियर। और ये है एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, पी होगा जो भी एक्सियल लोड या फोर्स लग रहा होगा, एल यहाँ पे जिस बार के ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, अच्छा ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार कितना था, ई यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना था। तो बच्चे अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू 3000, गौर करना यहाँ पे यूनिट है केजी के अंदर, और लेंथ ये 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं ना, तो 500 सेंटीमीटर हो गया। ऊपर बन गया हमारे पास केजी सेंटीमीटर में, एरिया कितना बन जाएगा, डायमीटर गिवन है मुझे 2 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा पाई/4, जो 4 चला गया ऊपर, पाई/4 इनटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 को कट गया सीधा सीधा, इनटू ई कितना है, आंसर है 2.1 इनटू 10⁻⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे इसको सॉल्व करो और बताओ ये कितनी वैल्यू आ गई। चलिए बच्चे तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁶ है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो तो कट गई, तो कितना मिल रहा है 3 5 15, 15 भाग पाई इनटू 2.1 और यहाँ पे 10⁻1, तो मतलब 2 डेसिमल को हटा देंगे तो 21/10 आएगा, और 10 से 10 कट गया, तुम्हें क्या करना है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.142 होती है ना, तो ऑन एवरेज अगर तुम वैल्यू 3 भी उठा लोगे, 3 5 10, तुम्हें क्या करना है 5 को 21 से भाग करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है फाइन बच्चे, तो चलिए एक बार मैं इसको देख लेता हूं कितना आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू बच्चे आप 22/7 भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे ये आंसर आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है 0.2274, और ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर के अंदर। लेकिन गौर करना जो ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन में सारे के सारे वैल्यूज के साथ एमएम लिखा है, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में ना 10 एमएम होते हैं, तो ये बन जाएगा 2.274 एमएम, 2.274 एमएम। तो ये देखो अप्रोप्रिएट जो मेरा आंसर है 2.274, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ये आंसर रहने वाला है बच्चे। ठीक है, 10th का जो आंसर बन रहा है वो है ए। एक बार कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लो, so please check the calculation part। टेंथ का जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन ए। एक बार बच्चे कंफर्म कर दो कि यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी। टेंथ का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड। हमें कॉलम की इफेक्टिव लेंथ बतानी है कितनी होगी, जो कॉलम एक एंड पे तो फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे फ्री है। ठीक है, ये कॉलम हो गया, इसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, तो जो भी कॉलम की हमें अनसपोर्टेड लेंथ गिवन होती है, इफेक्टिव लेंथ हम कितना लेके चलते हैं इसका डबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, जब कॉलम के ऊपर लोड पड़ेगा, मान लो कॉलम कुछ इस तरह से बकल कर रहा है, तो जब हम इसकी मिरर इमेज बच्चे ड्रॉ करते हैं तो सेम फॉर्मेशन, तो फ्रॉम हेयर होल अप टू हेयर दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ। और ये इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, तो आंसर है ट्वाइस ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। फाइन, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, इनमें से जो कौन सा मटेरियल है इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट पॉइजन रेशो। ठीक है, ये जो मटेरियल गिवन है सबसे कम पॉइजन रेशो किसका होगा। तो पॉइजन रेशो क्या होता है, तो पॉइजन रेशो को जनरली हम म्यू या 1/m से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो विद नेगेटिव साइन, यही होता है ना। और बच्चे जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल है सभी के लिए आपको पॉइजन रेशियो पॉजिटिव मिलेगा। जो रेंज होगा इसका म्यू का वो 0 से 0.5 तक होगा इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। अगर वो क्वेश्चन में लिख के दे रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, तो जो पॉइजन रेशियो का रेंज होगा वो आपको -0.5 से लेके +0.5 तक मिलेगा। और अगर पॉइजन रेशियो नेगेटिव की हम बात करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल के लिए होता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है। मैं आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि आरसीसी भी हमारा एक सब्जेक्ट है। तो स्टील पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइजन रेशियो कितना होता है स्टील के लिए, तो आंसर है 0.3। ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना होता है, आंसर है स्टील का आधा कर लो 0.15। क्लियर। अच्छा, कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो बच्चे ये वैल्यू जनरली होती है 0.31 से लेके 0.37 तक, एक रेंज गिवन है। ठीक है। अच्छा, कॉपर के लिए भी, ऑल्दो कॉपर के लिए भी जो पॉइजन रेशियो है वो आपका ज्यादा ही होता है। तो मतलब ये जो स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, कंक्रीट, ये जो चार हमें यहाँ पे अलग अलग से मटेरियल गिवन है, सबसे कम जो पॉइजन रेशियो हमें मिलता है बच्चे वो कंक्रीट के लिए होता है। किसके लिए है, कंक्रीट के लिए है पॉइजन रेशियो। अगर बच्चे हम हाईएस्ट पॉइजन रेशियो की बात करें, सबसे ज्यादा पॉइजन रेशियो की वैल्यू किसके लिए होगी, तो वो होती है रबर के लिए बच्चे। रबर के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है 0.5 हम लेके चलते हैं, ऑल्दो एग्जैक्ट वैल्यू 0.4546 रहती है, तो हम 0.5 लेके चलते हैं। और अगर हम लीस्ट वैल्यू की बात करें बच्चे, सबसे कम वैल्यू किसका होगा पॉइजन रेशियो में, तो आंसर है कॉर्क का। कॉर्क का जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्लियर, फाइन। चलिए कंक्रीट, यस महेश वर्मा जी सही आपका आंसर, गौरी आपका आंसर सही है। चलिए तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो ये पूछ रहा है इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, और आपको अलग अलग तरह से ऑप्शन गिवन है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है बच्चे, जब आप ये बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे, मटेरियल वाला आप सब्जेक्ट स्टडी करोगे तो उसमें आप चीजों को डिटेल में पढ़ोगे। फॉर अभी के लिए अगर हम फाइननेस ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो ये सीमेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इज काइंड ऑफ द सीमेंट प्रॉपर्टी, सीमेंट प्रॉपर्टी। फिर से मैं बता रहा हूं, फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या है, ये एक तरह से सीमेंट प्रॉपर्टी है। फाइननेस ऑफ सीमेंट हमें ये बताता है कि हमारे जो सीमेंट के पार्टिकल हैं वो कितने फाइन है। अगर ज्यादा सीमेंट के पार्टिकल फाइन होंगे बच्चे, तो वो जो सीमेंट होगा वो एकदम से मतलब एक फास्टर रेट के साथ स्ट्रेंथ को गेन करता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी वहां पे जो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेवलपमेंट मिलेगा वो भी आपको हाई मिलता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेवलपमेंट हाई होने से क्या होता है, ऑल्दो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको वही मिलेगा, लेकिन जो रेट ऑफ गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ का रेट होता है वो थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, reduces the rate of strength development। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, reduces the rate of strength development and leads to the highest shrinkage। ये जो सीमेंट आपका फाइन ज्यादा होगा ना, इंक्रीज इन फाइनेस बोला है, तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट गिरेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट, इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये तो सही है, रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटोरेशन। ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिटोरेशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आ गया। तो अभी के लिए हमने बी के ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, अगर आपको रेट ऑफ डिटोरेशन में थोड़ा डाउट है। डी में चलते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, यस स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को तो बढ़ाएगा अगर सीमेंट की फाइनेस बढ़ेगी, बट इट लीड्स टू द हाईएस्ट श्रिंकेज, यस। So we will go with the option D. Option D is the correct justification with respect to the increase in the fineness of cement। 13 का बी बच्चे, 13 का बी नहीं होगा, महेश प्लीज चेक बच्चे, 13 का बी नहीं होगा, 13 का है डी। इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट, व्हाट विल हैपन, so it increases the rate of strength development and also increases or also leads to the higher shrinkage। क्लियर। चलो बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है।
जो किसके रिस्पेक्ट में है, रिगार्ड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। तो बच्चे चाहे तुम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड की बात करो या टिम्बर, या तुम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लो, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के प्लेस पे यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी लिख सकता था, और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में आ गया ना। चलो तो बच्चे अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन की बात करें, मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता हूं पहले। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन की बात करें, मतलब जिस तरह से हमारे पास मटेरियल की फॉर्मेशन होगी अलोंग द पार्टिकल्स फॉर्मेशन, इसके अलोंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमेशा ज्यादा होती है अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है बच्चे, हम वुडन की बात कर रहे हैं, हम टिम्बर की बात कर रहे हैं, तो टिम्बर की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अलोंग द ग्रेन वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अक्रॉस द ग्रेन। तो सिमिलरली अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी क्या है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन इट इज हायर देन अक्रॉस द ग्रेन। ठीक है, तो बच्चे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों के लिए यहाँ पे चीजें सेम है। तो अभी के लिए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन पूछा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज मिनिमम इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन। तो अलोंग द ग्रेन मीनिंग टू से दैट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, यहाँ पे तो मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है ना, है कि नहीं। मैक्सिमम इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, यस मैक्सिमम इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन। नेक्स्ट ऑप्शन भी स्टडी कर लेते हैं, मैक्सिमम इन डायरेक्शन अक्रॉस द ग्रेन। तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है बच्चे, यहाँ पे मिनिमम है। अगर यहाँ पे मिनिमम होता तो आपका ये ऑप्शन भी सही था, ये ऑप्शन भी सही था, तो बी और सी में से तुम जिसको भी टिक करते आपको सही आंसर मिलता। तो सेम इन ऑल डायरेक्शन ये भी नहीं है। तो अभी के लिए जो मेरा आंसर बन रहा है दैट इज ओनली ऑप्शन बी। 14 का जो ऑप्शन है वो है बी। श्रिंकेज क्यों बढ़ेगा? अच्छा बच्चा देखो, श्रिंकेज क्यों बढ़ेगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा होता है, पार्टिकल साइज छोटा होने से क्या होता है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेवलपमेंट होगा वो फास्टर रेट के साथ होता है। फास्टर रेट के साथ होने का मतलब क्या है कि जो सीमेंट में हमारे 4 कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम बोक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट हो गया। तो बच्चे ये जो कंपाउंड है, अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट मेरा ज्यादा होगा तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर को ज्यादा, सॉरी कंक्रीट को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए, और उतना वाटर हम दे नहीं पाते हैं। व्हाट विल हैपन, अपीयरेंस ऑफ क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर विल बी देयर। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, फाइनेस ऑफ सीमेंट बढ़ेगा ना तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन द इनिशियल स्टेज वो तो हाई होगा, बट उसके साथ उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि श्रिंकेज के कारण क्रैक भी आ सकते हैं। क्लियर? 13 का बी, 13 का बी, 14 का बी, यस 14 का बी है। मेरे ख्याल से महेश जी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और मुझे इसका आंसर बताएं। तो ये पूछ रहे हैं इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, P क्या यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको अगर P परसेंटेज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है तो बताएं यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करोगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे, तो जनरली हमारे पास विकेट अपरेटस होता है जिससे हम कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालते हैं। विकेट अपरेटस नाम सुना होगा, और इवन बच्चों आप लोगों ने ये टेस्ट भी किया होगा जिसमें आप क्या करते हो, एक केस में आप नीडल यूज करते थे और दूसरे केस में आप एक एनुअल कॉलर वाला एक प्लंजर यूज करते थे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को निकालने के लिए। अलग अलग से हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट थे बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम चाहिए, मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम चाहिए, तो हम कितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, तो आंसर है उसका 85% ही तुम ऐड करोगे। और जनरली जो इनिशियल सेटिंग टाइम था ओपीसी के लिए वो 30 मिनट निकल के आता था, और जो फाइनल सेटिंग टाइम था वो 10 आवर्स या 600 मिनट निकल के आता था। फाइन, तो ये है आंसर इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। अच्छा बच्चे, अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा कि जब हम कंक्रीट सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आप कितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे परसेंटेज वाइज, तो आंसर है P/4 + 3, इतना परसेंट ऑफ वाटर तुम ऐड करोगे।
P is the percentage of water required for the normal consistency. क्लियर? अच्छा बच्चे, जब हम साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं कि हमारा जो सीमेंट है, जब भाई डेफिनेटली जब वो हार्डन स्टेट में जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है डेफिनेटली, है ना। तो साउंडनेस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए तो कितना तुम यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हो, तो आंसर है 0.78 टाइम, मतलब 78% ऑफ द वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? यस। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं व्हाट इज द फायर ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग, दिस इज अ फायर, व्हाट इज द फायर ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। अच्छा, कौन सा यहाँ पे आप ट्रीटमेंट यूज करोगे टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है यहाँ पे सर एबल्स प्रोसेस। ये प्रोसेस का हम यूज करते हैं टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो मेरा ASCU ट्रीटमेंट होता है, हम अपने टिम्बर को, वुड को व्हाइट आंट के अटैक से बचाने के लिए हम इससे ट्रीटमेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका भी जो रेशियो होता है ना, ASCU का जो रेशियो होता है 1:3:4 होता है जनरली, 1:3:4। अगर बच्चे आप जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे उसमें जब आप टिम्बर स्टडी करोगे तो जनरली क्या होता है, जो मेरा कॉपर क्रोमेट आर्सेनिक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे हम ASCU प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या मिलता है, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड डला होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। आर्सेनिक पेंटॉक्साइड मेरा 1 पार्ट होता है, कॉपर सल्फेट मेरा 3 पार्ट होता है और 4 पार्ट मेरा सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में उत्तराखंड में, उसने इसको डेवलप किया है ASCU ट्रीटमेंट को। क्लियर? चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, अच्छा देखो यहाँ पे क्रियोसोलिंग भी लिखा है। जनरली हमारे पास क्रियोस्टिंग होता है जो एक ऑयल होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये एक ऑयल है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। लकड़ी को बचाता है बेसिकली, इसकी लाइफ बढ़ा देता है वुडन की अगेन, एंटीसेप्टिक है। जो हमें कहाँ से मिलता है, ये वुड या कोल से मिलता है हमें। क्रियोसोल जो होता है हमें वुड या कोल से मिलता है जनरली, ठीक है। और इससे लकड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो इससे लकड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है जनरली, ठीक है। अब ये जो टार होता है ना, तो टार क्या होता है, जो मेरे पास यहाँ पे देखो टार तो आपको पता होगा, है ना। जब हमने क्या किया यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ वुड किया था तो वुड टार मिला था, और डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल किया था तो हमें कोल टार मिला था। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हीटअप करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी कम करते हैं। विस्कोसिटी कम करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा पतला करते हैं और इसकी एप्लीकेशन कर देंगे अपने वुडन के ऊपर। अगेन पर्पस वही है, हमें अपने वुड को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, जो यहाँ पे अनवांटेड चीजें उसके ऊपर अटैक करने वाली हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच फैक्टर्स कॉम्प्राइज मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। अच्छा, इसमें से कौन से फैक्टर हैं जो मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं यहाँ पे बता देता हूं। जनरली हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं नर्स सॉल्व मेच्योरिटी फंक्शन। सिर्फ नाम याद रखना, बेसिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्स सॉल्व मेच्योरिटी फंक्शन। तो ये नर्स सॉल्व मेच्योरिटी फंक्शन क्या बोलता है, अगर आप मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हो, ठीक है, यही लिखा है मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, तो इसमें आप क्या करोगे, हमारा जो कंक्रीट है उसका क्यूरिंग एज को तुम मल्टीप्लाई कर देते हो क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी क्यूरिंग टेम्परेचर होगा, मान लो अगर डेल्टा टी यहाँ पे क्यूरिंग टेम्परेचर है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे क्यूरिंग एज के साथ, ठीक है। अगर तुम इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर गेटिंग हियर मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। और बच्चे ये चीजें आप डेप्थ में पढ़ते हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, जब तुम सीटी पढ़ोगे तब ये चीजों को तुम ध्यान से पढ़ोगे बेसिकली।
राजस्थान जेई के लिए मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा दो। यस यस महेश जी लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी बात हमने अभी मैनेजमेंट तक पहुंचा दी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे कल के लिए, तो हमारा सेशन फिक्स है, अगेन कल के लिए पीपीएससी का रहने वाला है। सो संडे को छोड़ के जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होगा, डेफिनेटली उसमें हम ये राजस्थान के मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आएंगे, और इवन हम अदर स्टेट्स के भी क्लब करेंगे, सो दैट एक ऐसा पेपर हम लेके आएंगे जिसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन के लिए भी ट्रिकी जैसा एक चीज सोचना पड़े, और ये लगे कि अगर ये क्वेश्चन वाकई में एग्जाम में फ्रेम होता है तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉइल कंटेनिंग मोर देन 30% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मिट्टी में 30% से ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसको यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सैंड लाइम ब्रिक्स। क्या बनाया उससे? सैंड लाइम ब्रिक्स। और जो कार्बन ब्रिक्स हैं, कार्बन ब्रिक्स इज मेड फ्रॉम क्रस्ड कोक बॉन्डेड विद टार, ठीक है। तो यहां पे बताओ क्या आंसर रहने वाला है। जनरली देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, अगर मिट्टी के अंदर 30% से ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है तो उससे हम क्या करते हैं? सैंड लाइम ब्रिक बनाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी काफी हद तक सही है, कार्बन ब्रिक जो बनती है इट इज मेड फ्रॉम द क्रस्ड कोक बॉन्डेड विद द टार। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है बच्चे। तो यहाँ पे हम चलेंगे ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट की कंफर्मेशन दे रहा है, सो वी विल प्रोसीड विद द ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो यस, सो क्वेश्चन एक बार बच्चे रीड कर लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर। अगर हम क्यूरिंग कर रहे हैं कंक्रीट की, और वो किससे कर रहे हैं? स्टीम से, और वो स्टीम हम यहाँ पे एक प्रेशर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन जनरली? तो ये स्टीम क्यूरिंग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें अर्ली गेन इन स्ट्रेंथ चाहिए होता है। स्टीम क्यूरिंग कहां पे है? स्टीम अंडर प्रेशर क्यूरिंग, जहां पे अर्ली स्ट्रेंथ गेन रिक्वायरमेंट इन कंक्रीट, जहां पे हमें जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी ना, वहां पे हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं बेसिकली। क्लियर? देयर वी विल डू स्टीम क्यूरिंग, ठीक है। अच्छा ये स्टीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर करने से क्या होगा? तो एक तो ये रेट ऑफ गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ा देगा, जो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। सेकंड, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है ना बच्चे, अगर कंक्रीट के ऊपर कोई शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, और हमें पता है अगर हम बीम की बात करते हैं तो जो बीम के ऊपर एक ट्रांसवर्स लोड लगता है, वो ट्रांसवर्स लोड के कारण कहीं ना कहीं बीम के ऊपर एक शियर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बिकॉज अगर तुम बीम के क्रॉस सेक्शन को कट करते हो, जहां पे लोड लग रहा होगा वो बीम के उस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल आता है, तो वो लोड ट्रांसवर्स लोड ही तुम्हारा एक तरह से शियर फोर्स से शियर लोड होता है, ठीक है। इसे तुम ट्रांसवर्स शियर लोड भी बोलते हो। तो बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि बीम के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट का वेरिएशन है अलोंग इट्स लेंथ, वो वेरी कर रहा है, मे बी लीनियर, मे बी पैराबोलिक, या मे बी क्यूबिक पैराबोलिक। तो जब भी बेंडिंग मूवमेंट में वेरिएशन होगा बच्चे, तो अपने आप शियर का डेवलपमेंट होता है, और ये स्टीम क्यूरिंग करने से हमारा जो कंक्रीट है उसका शियर स्ट्रेंथ में कुछ कमी हमें देखने को मिलती है, और डेफिनेटली हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्पीड अप हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे हमें अर्ली गेनिंग स्ट्रेंथ मिला। तो तीनों की तीनों चीजें बच्चे सही हैं। हम तीनों ऑप्शन के साथ मूव करेंगे जिसमें ए बी सी दैट इज 1 2 3 लिखा होगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दिस इज आंसर बेसिकली। और बच्चे ये जो स्टीम क्यूरिंग होता है ना, ये जो स्टीम क्यूरिंग है जिसे हम स्टीम अंडर प्रेशर बोल रहे हैं, तो ये जनरली प्री कास्टेड मेंबर के केस में यूज किया जाता है। और ये जो प्री कास्टेड मेंबर्स हैं, तो जनरली एक हमारे पास फैक्ट्री प्रोडक्ट है, जैसे हम स्लीपर्स की बात करते हैं या हम अपने इलेक्ट्रिक पोल की बात करें, जो प्री कास्टेड मेंबर होते हैं, और उसमें भी वो प्री टेंशनड मेंबर है बेसिकली। तो प्री कास्टेड मेंबर में हम स्टीम क्यूरिंग जनरली अडॉप्ट करते हैं। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट हैमर। अच्छा ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? कंक्रीट हैमर का, फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो जब भी हम एनडीटी टेस्ट की बात करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करते हैं, एनडीटी, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज याद आती है वो होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट।
तो रिबाउंड हैमर टेस्ट इस तरह से बच्चे, एक हमारे पास रिबाउंड हैमर होता है, उसको हम कंक्रीट सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं, और जैसे हम उसमें प्रेस करते हैं तो हमें क्या होता है, जो पिस्टन सरफेस का जो हार्डनेस होता है, पिस्टन उस हार्डनेस को नोट करता है और हमें एक वैल्यू उसकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। तो सरफेस हार्डनेस को ही बेसिकली ये शो करता है हमारा जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है। हो सकता है कि अंदर से कंक्रीट आपका इतना हार्ड ना हो, खोखला हो, तो वो चीज एक तरह से हमारे पास एक लिमिटेशन ही बनती है रिबाउंड हैमर टेस्ट के अंदर, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं बच्चे। अगर हम बात करें यहाँ पे यूपीवी टेस्ट, तो यूपीवी टेस्ट क्या होता है, आपने नाम भी सुना होगा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंक्रीट हैमर की और नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो ऑफ कोर्स वहां पे रीबाउंड एक्शन ही होगा। अच्छा, रेडियो एक्टिव वेव्स ये नहीं होगी, हाँ अल्ट्रासोनिक पल्स हो सकती थी अगर वो बात करता अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड की। फाइन, क्लियर, चलिए। और रेडियो एक्टिव वेव्स बच्चे, जब मैंने आपको सॉइल पढ़ाया था तो सॉइल मैंने बताया था कि अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल निकालना है या इन सिटू आपको सॉइल की डेंसिटी चेक करनी है, या आपको ये चेक करना कि हमारा सॉइल कितना डेंसिफाइड है कितना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर डेंसिटी गेज हमारे पास एक मेथड होता है। जैसे हमारे पास हमारे पास यहाँ पे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, हमारे पास कोर कटर मेथड है, वैसे हमारे पास है न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड। तो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड होता है बच्चे, इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जो मिट्टी में वेव्स जनरेट करता है, रेडियो एक्टिव वेव्स। तो हमारा मिट्टी का यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू कितनी है और मिट्टी में मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें अपनी स्क्रीन के ऊपर एक साथ हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ए ही बचता है बेसिकली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। तो बच्चे अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो एक्स एक्सिस में हमें स्ट्रेन मिलता था और वाई एक्सिस में हमें स्ट्रेस मिलता है। और इनिशियली अगर हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं ना बच्चे, तो हमारा जो कर्व है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये पैराबोलिक है, ये पार्ट मेरा पैराबोलिक है, और कहां तक ये पैराबोलिक है, तो आंसर है अप टू 0.2% स्ट्रेन। तो 0.2% कितना हो जाएगा, आंसर है 0.002 हो गया। इतना स्ट्रेन की वैल्यू तक मेरा जो कर्व होता है वो पैराबोलिक है, उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और यहाँ पे अगर मैं क्यूब टेस्टिंग की बात करूंगा बच्चे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे FCK, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्यूब, जो 28 दिनों के बाद है। अच्छा, अगर हम मान लो एक्चुअल कंक्रीट स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो साइज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर असलियत में बहुत ही बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ क्यूब। साइज ऑफ क्यूब, स्टैंडर्ड क्यूब साइज 150 बाई 150 बाई 150 का था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, साइज इफेक्ट, सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, और IS कोड ने यहाँ पे 33% स्ट्रेंथ को कम कर दिया था। तो वी आर गेटिंग ओनली 0.67 FCK सिंपली, ठीक है। अच्छा, जब हमें डिजाइन करना होता है बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। तो लोड को तो हम हमेशा ही बढ़ा देते हैं, लेकिन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कम कर देते हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल है वो है कंक्रीट, यहाँ पे जो मटेरियल है वो है कंक्रीट। तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है 0.45 FCK। तो बच्चे अब जौन सा भी कर्व यहाँ पे उठा लो, तो इनिशियली वो 0.2% स्ट्रेन तक पैराबोलिक है, उसके बाद वो लीनियर है, स्ट्रेट है। तो पहला क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, ये तो होगा ही नहीं, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको कहीं नहीं मिल रही है अप टू फेलियर तक, है कि नहीं। और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना, मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में अगर हम बात करें जहां तक आपका कर्व लास्ट करेगा, तो आंसर है 0.0035, क्लियर। तो स्ट्रेट अप टू 0.002% स्ट्रेन, तो यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू, एंड देन पैराबोलिक अप टू फेलियर नहीं, ये भी नहीं होगा। पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलियर, यस दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। हाइपरबोलिक तो यहाँ पे कर्व होता नहीं है, क्लियर। 21 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 21 प्रश्न का जो आंसर है बच्चे वो है ऑप्शन सी। तो बच्चे थोड़ा ध्यान देना, अगर तुम कभी भी इस तरह के कर्व की बात कर रहे हो तो खाली तुम FCK वाला कर्व याद ना रखो, तुम ये भी चेक करो कि असलियत में अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ बताना चाहें तो कितनी होगी, तो वो होता है 0.67 FCK। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें कितना स्ट्रेंथ मिलता है, तो आंसर है 0.45 FCK, ठीक है। तो सारी चीजों को तुम कंसीडर किया करो, इससे तुम्हें चीजों को याद रखने में आसानी होगी और तुम्हारा जो कंसेप्ट बिल्डिंग होगा वो बेहतरीन तरीके से होगा,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी बच्चे, जो ब्लीडिंग होगा कंक्रीट में, इससे क्या होगा? तो ब्लीडिंग होता क्या है? ब्लीडिंग एक तरह से हम ऐसी फिनोमिनन की बात करते हैं जो हम चाहते नहीं है हमारे कंक्रीट में हो। तो जो भी लाइटर एलिमेंट है, लाइटर कुछ भी नहीं होगा कंक्रीट में पानी के अलावा, सबसे हल्का वाटर ही होता है। तो वाटर क्या करता है? टॉप सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस वाइब्रेशन के कारण भी हो सकती है ब्लीडिंग, या हो सकता है प्रॉपर्ली मटेरियल को मिक्स ना किया हो तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट है उससे क्या होगा? ड्राइंग अप टू कंक्रीट सरफेस। क्या कंक्रीट का जो सरफेस है वो सूख जाएगा? भाई ऐसा तो होगा ही नहीं, एक्सेस वाटर मिलेगा सरफेस के ऊपर, सूखेगा थोड़ी, वो तो हमें और ज्यादा वेट दिखेगा, है कि नहीं? और फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इनसाइड द व्हाट? कंक्रीट। अच्छा, नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। चलिए ये देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी देखना, तो फॉर्मेशन ऑफ पोर्स तो होगा, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स तो रहेगा। अब ये थोड़ा ध्यान देना, सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, तो सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट की हम बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली, बिकॉज अगर हम सेग्रीगेशन की बात करते तो इसमें जो हमारा जो फाइनल पार्टिकल होते थे वो कोर्सर पार्टिकल से अलग अलग हो जाते थे। अगर वाटर मेरा टॉप सरफेस पे आ रहा है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे डेफिनेटली टॉप सरफेस मेरा ड्राई ना होके वो काफी ज्यादा वेट दिखेगा। सेकेंड, जब ये वाटर मेरा बाहर निकलेगा तो व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं पे वाइड्स बच जाएंगे, क्योंकि जहां पे पहले वाटर था वहां पे खाली जगह होगी। अगर वाइड्स होंगे तो क्या होगा? ये ऑप्शन तो सही है, फॉर्मेशन ऑफ फोर्स इनसाइड। अगर वाइड्स होंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ आपको क्या मिलने वाली है? कम मिलने वाली है। तो यहाँ पे 2 and 4 विल बी द आंसर। ये डी आंसर रहने वाला है बच्चे, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर बनेगा। 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। यस, 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। इसमें से कौन से तरह का कंक्रीट आप यूज करोगे अगर आप एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के अंदर काम कर रहे हो? तो बच्चे यहाँ पे जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट की बात करता है, तो जब भी हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसे हम एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो कंक्रीट के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है कि नहीं? तो अगर टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा कम होगा और 4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इट माइट बी हैपन देयर कि जो वाटर प्रेजेंट है कंक्रीट के अंदर वो हार्ड हो जाए। तो वाटर जब हार्ड होगा तो डेफिनेटली हमें पता है कि वाटर और आइस का दोनों का डिफरेंट वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा और वॉल्यूम ज्यादा होने के लिए अगर हमने कंक्रीट के अंदर स्पेस नहीं दिया होगा तो फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स होंगे। तो जनरली हम एक एडमिक्सचर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एयर एंट्रेन्ड एडमिक्सचर। तो कंक्रीट कहलाता है एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट, जिसमें हम इंटेंशनली अपने कंक्रीट के अंदर वाइट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वाइट्स इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या होता है? अगर फ्रीजिंग होगा, मतलब हमारा जो कंक्रीट है वो कुछ ऐसे टेम्परेचर में जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? आइस की फॉर्मेशन हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकता है, या थॉइंग होगा। अगर मान लो विद टेम्परेचर के साथ अगर वो आइस आपका पिघल रहा है, तो फ्रीजिंग और थॉइंग को जब हम कंसीडर करते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बच्चे ये नाम याद रखना। तो हम हमेशा ही एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट के साथ मूव करते हैं, एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अच्छा, वैक्यूम कंक्रीट क्या होता है ये मैं बता देता हूं ऐसे ही, इसे आप सीटी में पढ़ोगे। तो बच्चे वैक्यूम कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जो भी एंट्रेंड एयर, जो भी हमारे कंक्रीट के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो वैक्यूम कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है जो भी कंक्रीट के अंदर एंट्रेंड एयर होती है और जो एक्सेस वाटर होता है, एंट्रेंड एयर एंड एक्सेस वाटर, ये कंक्रीट में से बाहर निकाला जाता है बेसिकली फॉर इंप्रूविंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उस तरह के कंक्रीट को बोला जाता है वैक्यूम कंक्रीट, ठीक है? अब ये कैसे निकालते हैं? अलग अलग तरीके हमारे पास है, जाके जैसे वैक्यूम मैट्स होती है, वैक्यूम मैट्स का हम यूज करके ये हमारे पास जो एंट्रेंड एयर और एक्सेस वाटर होता है इसको बाहर निकाला जाता है। क्लियर? 23 का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए। क्लियर?
चलिए मेरे ख्याल से क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। तो बच्चे जब भी हम यहाँ पे ब्रिक मेसनरी की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ईंट की बात कर रहे हैं। और जब हम ईंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जग जो लाल लाल दिखता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे ब्रिक को कंसीडर करता हूं और ब्रिक विद मोटर की हम बात करें, ब्रिक विद मोटर की हम बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर ब्रिक का डायमेंशन, ये 10 सेंटीमीटर ब्रिक का डायमेंशन, ये भी 10 सेंटीमीटर ब्रिक का डायमेंशन, और इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्रॉग भी होता है जो बॉन्ड और जिस भी ब्रांड का ये ब्रिक होगा उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा देखो बच्चे, अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम हो गया ना, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी के लिए आपको कितनी ईंटें चाहिए पड़ेंगी। तो एक ब्रिक का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बन जाएगा, आंसर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, मीटर में लिख लो 0.2 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1 हो जाएगा। और हाइट की थिकनेस कितना, ये भी 0.1 है, तो ये क्यूबिक मीटर में आ गया बच्चे। तो जब भी आप नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी लिखोगे तो कैसे 1 क्यूबिक मीटर आपके पास ब्रिक मेसनरी है, और एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है 2/10, 10 चला गया ऊपर, 1/10 ये 10 भी चला गया ऊपर, अगेन 1/10 ये भी 10 चला गया ऊपर। समझ पा रहे बात को? तो 2 5 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 5, 500 ब्रिक्स चाहिए, सीधा सीधा 500 ब्रिक्स। ऑल्दो हमें याद भी होता है कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी वर्क की बात करते हैं तो हमें 500 ईंटें चाहिए पड़ती है, लेकिन असलियत में ऐसे निकलती है, एग्जैक्टली हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। अच्छा, इसके साथ अगर हम ड्राई मोटर की बात करें, ये बच्चे एडिशनल चीज मैं बता रहा हूं। अगर हमें ड्राई मोटर लिखना होगा कि ब्रिक मेसनरी वर्क के लिए हमें कितना ड्राई मोटर चाहिए होता है, तो नोट कर सकते हो तुम अगर नोट करना चाहते हो। ड्राई मोटर फॉर ब्रिक वर्क, यहां पे लिखता हूं ड्राई मोटर फॉर ब्रिक वर्क। तो जो भी ब्रिक वर्क का वॉल्यूम होगा ना बच्चे, उसका तुम 33% कंसीडर कर लो, उतना तुम्हें ड्राई मोटर चाहिए होगा एडिशनली। 33% ऑफ ब्रिक वर्क वॉल्यूम, ठीक है। जो भी ब्रिक वर्क का वॉल्यूम होगा उसका 33% कर लो, उतना तुम्हें यहाँ वॉल्यूम भी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम। क्लियर? तो इस तरह के भी चीजें जनरली वो पूछ लेता है जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से चीजें फॉल करती हैं। फाइन। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट हम कितना लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो होता है बच्चे वो हम लेके चलते हैं 1.54 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट मतलब हमारा जो ड्राई कंक्रीट होगा उसका वॉल्यूम आपको हमेशा ही ज्यादा लेना होता है। अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर यहाँ पे कंक्रीट बनाना है तो आप क्या करोगे, 1.54 क्यूबिक मीटर आप यहाँ पे ड्राई कंक्रीट लेके चलोगे, तभी आपके पास 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट मिलने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स हैं जो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग में स्टडी करते हो बेसिकली। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एन अरेंजमेंट फॉर टेम्परेरीली सपोर्टिंग अ स्ट्रक्चर फ्रॉम बीनीथ। मतलब एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है उसके नीचे से, फ्रॉम बीनीथ। कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई फाउंडेशन बनी हुई है, उसको फाउंडेशन को उसके नीचे से फिर से हम कोई स्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेज अ क्वेश्चन। जैकिंग बोलोगे, अंडर पिनिंग बोलोगे, सपोर्टिंग बोलोगे, हॉलिंग बोलोगे। ठीक है, हॉलिंग तो खींचना हो गया, बेसिकली डी ऑप्शन तो कभी नहीं आने वाला। 25 का बी, यस 25 का बी, गुड। चलिए सही है, उसको बोला जाता है यहाँ पे अंडर पिनिंग। तो मैं पिक्चर की हेल्प से बताता हूँ ये कैसे दिखता है बेसिकली। लेट मी ट्राई। नो, दिस इज नॉट अंडर पिनिंग, ये तो शोरिंग आपको शो हो रहा है बेसिकली। ओके, सो आई थिंक दिस इज मिसप्लेस्ड।
तो क्या होता है बच्चे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, बट लेट मी ट्राई। तो जैसे मान लो ये ब्लैक से पहले से हमारे पास कोई फाउंडेशन बनी हुई थी, ध्यान देना, ये किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन थी। तो हमने क्या किया, इस फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉइल को एक्सपेक्ट कर दिया, और इसके नीचे ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसके नीचे, और हमने यहाँ पे फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी, ये वाला रेड से, ये जो मैं हैच कर दिया, तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पे अंडरपिनिंग, ठीक है। तो अभी आई थिंक वो पिक्चर मिसप्लेस हुआ है, आगे पीछे हुआ है, अगर आगे क्वेश्चन में मिलेगा सो आई विल एक्सप्लेन। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, कोई एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, या कुछ भी है जो पहले से बना हुआ है, उसको उसके बॉटम से, बीनीथ मतलब फाउंडेशन से उसको सपोर्ट करने के लिए अगेन हमने एक फाउंडेशन टाइप की बनाई है, उसको बोला जाता है अंडरपिनिंग। क्या बोलते हैं उसको? अंडरपिनिंग। क्लियर? और इस पिक्चर में जो बच्चे आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, शटर लगे हुए हैं। मान लो या कोई यहाँ पे एक्सकवेशन की जा रही है या कटिंग वर्क चला हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास ये शीट पाइल्स है बेसिकली, ठीक है, या सिंपली आपके पास ये प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो इनको रोकने के लिए देखो ये अरेंजमेंट कहलाता है शोरिंग, यहाँ पे इसको बोलते हैं शोरिंग, ठीक है। शोरिंग एक तरह से आपके पास अनसेफर एक्सकवेशन वर्क ना हो, कोई यहाँ पे अनवांटेड एक्टिविटी ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरह से शोरिंग करते हैं बेसिकली। और ये जो सेंटर वाला एरिया होगा, ये आपका मिट्टी से या उस पर्टिकुलर लिक्विड से, हो सकता है यहाँ पे वाटर हो, उससे आपका फ्री रहेगा बेसिकली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योलिन इज अ, क्या है क्योलिन? क्योलिन की बात कर रहा है, तो क्योलिन क्या होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो बच्चे जो क्योलिन होता है, क्योलिन जो होता है ये हमें एक ऐसी रॉक से मिलता है जो आर्जिलेसियस रॉक्स होती है। कौन सी रॉक्स होती हैं? आर्जिलेसियस रॉक। क्योलिन जो हमें मिलता है वो आर्जिलेसियस रॉक से मिलता है, जिसमें आपको या तुम उसे एल्यूमिनिया का भी एक प्रमुख सोर्स बोल सकते हो। जो क्योलिन हमें क्ले मिनरल मिलता है, वो कहाँ से मिल रहा है बेसिकली, किसमें हमें मिल रहा है जनरली? तो आर्जिलेसियस रॉक्स में हमें क्या मिलेगा बेसिकली? क्योलिन मिलता है, ठीक है। जैसे आपका स्लेट हो गया, लेटराइट हो गया, क्योलिन हो गया, ये सारे के सारे आपके जैसे हैं। तो ऐसी रॉक्स जिनमें एल्यूमिनिया होगा या क्ले होगा, ठीक है, तो दैट इज योर आर्जिलेसियस रॉक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये रेड कलर इज इम्पार्टेड टू ब्रिक, मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, है ना। जो ब्रिक का रेड कलर होता है किसके कारण है? तो आंसर है आयरन ऑक्साइड के कारण है। ये देखो ब्रिक ऐसी होती है, तो ये फ्रॉग वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे उस फर्म का बेसिकली नाम भी है, जो भी है बेसिकली फर्म का नाम भी है, और बॉन्डिंग के लिए भी ये फ्रॉग बनाया जाता है। तो बच्चे ये एक बार फ्रॉग की डायमेंशन देख लेना, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि फ्रॉग का जो डायमेंशन होता है वो कितना है, फ्रॉग की डेप्थ कितनी रखते हैं। क्लियर? चलिए आपको कौन कौन सी चीजें अगर हम बात करें, एक गुड ब्रिक अर्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा? सिलिका मिलता है, एल्यूमिना आपको मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा जिसके कारण रेड कलर होता है या रेडिश ब्राउन कलर होगा, मैग्नीशिया आपको मिलता है बेसिकली। फाइन। चलिए तो बच्चे एक क्वेश्चन दिया आपको सर्वे का, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन बच्चे एसएससी जेई में भी पूछा गया, और बच्चे सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये गेट का भी क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है अ सेलर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, ये मान लेते हैं कोई शिप है, सो लेट मी ट्राई, और यहाँ पे कोई सेलर है, नाविक खड़ा हुआ है डेक ऑफ शिप के ऊपर, ठीक है। जस्ट सी अ लाइट बीम फ्रॉम अ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस है यहाँ पे कहीं किनारे में, उसको सिर्फ ये लाइट की बीम दिखी यहाँ पे, ये दिखी मान लो अभी, जस्ट उसको विजिबल हुआ दिखना। इफ द हाइट ऑफ सेलर्स आई एंड लाइट बीम एट द लाइट हाउस अबव द सी लेवल आर, तो ये जो मेरा इसका आई लेवल है, मान लो यहाँ पे ये सी लेवल है, तो ये कितना ऊपर है सी लेवल से? आंसर है 9 मीटर पे है। और ये जो लाइट बीम है सी लेवल से कितने हाइट के ऊपर है इसकी? जो अरे यार ये यहाँ से आंसर है 25 मीटर पे गिवन है। फाइन, ये आपको गिवन है। देखो यहाँ पे इफ द हाइट ऑफ सेलर्स आई एंड लाइट बीम एट द लाइट हाउस अबव सी लेवल आर 9 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेलर एंड द लाइट हाउस? आपको ये डिस्टेंस बताना है, ये कितना होगा, ये वाला दोनों के बीच में कितना है। हियर इज द क्वेश्चन, ठीक है।
तो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन जनरली आप क्या करते थे, जब आप सर्वे पढ़ते हो तो सर्वे में जब आप एक करेक्शन अप्लाई करते हो और इसमें भी आप करेक्शन से थोड़ा आगे चलते हो तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन जब आप निकालते थे किस तरह से, तो टोटल जो कंबाइंड करेक्शन होता था h इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर ये निकलता था ना। तो यहाँ से ये d पूछ रहा है, ये जो d होता था ये किलोमीटर में था और ये जो h था आपका ये मीटर में था। ठीक है, तो बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये मिलता है d इक्वल टू रूट h अपॉन दिस होल टर्म, तो ये बनता है आपका रूट 0.0673 और बच्चे ये सॉल्व करने के बाद एक सीधा रिलेशन आता है 3.854 इंटू रूट एच। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस बताना है, कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे गिवन है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको जस्ट विजिबल हुआ है, तो आप कैसे वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताते थे, आंसर है 3.854 इंटू रूट एच, फिर एच इज इन द मीटर और डी आपका किलोमीटर में है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें दो गिवन है, एक h1 गिवन है, एक h2 गिवन है, तो हमें फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो तुम्हारा कैपिटल D होगा इट विल बी D1 प्लस D2 और D1 तुम कैसे लिखोगे। सो मैं इस फिगर को अभी के लिए रब कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है। तो बच्चे D1 अगर हम लिखते हैं तो आंसर बन जाएगा 3.854 रूट h 9 मीटर था प्लस दूसरा 3.854 रूट h यहाँ पे 25 मीटर था, तो 3.854 बच्चे आप कॉमन ले लो, 9 का रूट 3 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया, 5 जमा 3 8 हो गया। 3.854 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये 4 हो गया, 4 8 32, 4 8 32 देखो 31.1 29.8। तो बच्चे अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोज आपको ऑप्शन गिवन है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है। 30.832 आ रहा है और ये आपको किलोमीटर में मिलेगा, तो 30.8 विच इज वेरी क्लोज टू 31.1, तो यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, 29.8 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, 30.8 इट्स वेरी क्लोज टू 31.1, ये आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चे, द कंटूर इंटरवल ऑन अ मैप इज 15 मीटर, 15 मीटर का कंटूर इंटरवल गिवन है। क्लियर, और जैसे मान लो सेम एग्जांपल, एक कंटूर यहाँ पे है और दूसरा कंटूर यहाँ पे है, समझने के लिए मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक गोल लाइन और दूसरी गोल लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है कंटूर इंटरवल, और ये कितना दिया हुआ है हमें, 15 मीटर गिवन है। ठीक है, इफ द अपवर्ड ग्रेडियंट इज 1/20, मतलब अगर तुम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हो तो ये तुम्हें दिया है 1/20 का, यह ग्रेडियंट। तो ये पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो मान लो बच्चे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक तुम छोटा टायर कंसीडर करो और एक तुम बड़ा टायर कंसीडर करो। तो बड़े टायर के ऊपर जो छोटा टायर रखा हुआ है, दोनों के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, वो है 15 मीटर। अच्छा, बड़ा टायर और छोटा टायर, बड़ा टायर का एज और छोटे टायर का एज, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो कैसे आप लिखते हो, तो इन जनरल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं और ये मान लो पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया, ये ए और बी के बीच में ये डिस्टेंस आपको गिवन है 15 मीटर, तो ये जो स्लोपिंग लाइन है, ये स्लोप आपको गिवन है 1/20 का। बच्चे ध्यान रखना कितना गिवन है, 1/20 का। तो ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो क्या बोले कि यूनिट ऊपर उठने के लिए, एक यूनिट वर्टिकल जाने के लिए आपको 20 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट ऊपर उठे हो तुम, 15 मीटर। तो 15 मीटर वर्टिकल जाने के लिए, तो यहाँ पे एक को जब तुम 15 से गुना करोगे तभी तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में 15 मिलेगा। सिमिलरली तुम राइट हैंड साइड में बच्चे 15 से ही गुना कर लो, तो 15 दूना 30, तो ये हो गया 300 मीटर। तो 300 मीटर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, सीधा सीधा ये हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। यस, 300 मीटर, वेरी गुड। क्लियर, चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट की मैंने ध्यान देना, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है 1/20। ग्रेडियंट होता है बच्चे ढलान। ठीक है,
स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, बेसिकली ढलान है मेरे पास, ग्रेडियंट 1/20 का है। तो अगर यहाँ पे स्लोप करेक्शन लगाना है कितनी लेंथ के लिए, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर अलोंग द ग्रेडियंट। तो बच्चे आपसे वो पूछ रहा है कि ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, ये कितना होगा, इस पे पूछ रहा है वो कितनी करेक्शन अप्लाई करनी है आपको। क्लियर? इस पे पूछ रहा है आपको कितनी करेक्शन अप्लाई करनी है। क्लियर? तो मान लेते हैं बच्चे ये एंगल थीटा है, एन एग्जांपल। अब मैं क्या करूंगा, tan थीटा लिख लेता हूं बच्चे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, आंसर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे ये मैं h बोल देता हूँ, कि मतलब अगर ये पॉइंट, ये ग्राउंड सरफेस कुछ ऐसा है, तो ये पॉइंट अगर मेरा a है, ये पॉइंट मेरा b है, तो a और b के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, RL डिफरेंस जो भी हमें निकल के आएगा ये हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर h हो गया बेसिकली। बेस कितना बच्चे, ये वाली चीज, ये कितना गिवन है आपको, 30 मीटर गिवन है, 30 मीटर, ठीक है। तो tan थीटा और आपको स्लोप कितना गिवन है, 1:20 का, तो ये 1/20 हो जाएगा। तो h कितना निकल के आ गया बच्चे, 30/20 बन गया, 30/20 हो गया h का वैल्यू। h ये आपका सीधा सीधा वर्टिकल डिस्टेंस हो गया पॉइंट a और पॉइंट b के बीच में अलोंग द स्लोप। जैसे आप यहाँ से ऊपर चढ़े, आप मान लो चढ़ाई चढ़ रहे हो और यहाँ पे टॉप तक पहुंचे, तो a और b के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना, वो आपका h निकल के आ गया, और ये मीटर में है। और स्लोप करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है नेगेटिव में h²/2l। तो h कितना है यहाँ पे, 3/2 मिल रहा है। तो 3/2 इंटू 3/2/2 इंटू लेंथ कितनी है, 30 मीटर लेके चलना है। तो ये कितना हो गया, 3 × 3/2 इंटू 2 इंटू 30। तो 3 × 1 = 3, 3 को बच्चे भाग कर लेना, 2 2 4 2 8, 3 को भाग कर लो बच्चे 8 से, ये 3 कट गया है, 3 को भाग कर लो बच्चे 8 से। तो जो भी आंसर आएगा उसको 10 से फिर से भाग कर ले, मतलब एक डेसिमल तुम और बढ़ा देना, ठीक है, एक डेसिमल तुम और बढ़ा देना। और ये सॉल्व करा है मैंने, और यार 0.0375, 80 लिख देता हूँ यहाँ पे यार, 0.0375, और ये आ रहा है मीटर के अंदर, 0.0375 मीटर। जीरो 0.0375, यस बच्चे देखना थोड़ा सा ये यहाँ प्रिंटिंग में गलती हुआ है, ऑल्दो सेंटीमीटर नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन मीटर में है ना। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 0.0375, 0.0375, दिस विल बी द आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लो। हमने यहाँ पे क्या किया है, स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया जो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो किस तरह से h²/2l, ये h हमें गिवन नहीं था, तो सारी चीज हमने h निकालने के लिए कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, परपेंडिकुलर h निकालना था, बेस हम 30 मीटर लेके चले, ऑल तो यहाँ पे 1:20 ये भी स्लोप ही होता है, इसके बाद इक्वेट किया तो h निकल गया यहाँ से सीधा, फाइन। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो बोले तो वाटर है कि नहीं, तो वाटर बॉडीज के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफिक। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द आंसर है लार्ज वाटर बॉडीज। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लार्ज वाटर बॉडीज। 31 का ऑप्शन ए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है लार्ज वाटर बॉडीज के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर व्हेन द पोर्स ऑफ अ सॉइल, अब सॉइल में जितने भी पोर्स हैं, जितने भी वॉइड्स हैं, वो सारे के सारे वाटर से भरे हैं, आर फुल ऑफ वाटर, तो उस सॉइल को क्या बोला जाता है, आंसर है फुली सैचुरेटेड सॉइल। सॉइल इज सेड टू बी फुली सैचुरेटेड व्हेन ऑल द वॉइड्स प्रेजेंट इन द सॉइल मास आर फिल्ड विद द वाटर, इन दैट केस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना, 1। अच्छा नेक्स्ट, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, तो बच्चे प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल निकालने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, थ्रेड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम 3 mm डायमीटर का थ्रेड बनाते हैं। तो वो 3 mm डायमीटर का थ्रेड हम बनाए, जैसे वो 3 mm का बना तो सॉइल हमारा क्रम्बल करना स्टार्ट कर गया। तो जो भी आप वाटर मिट्टी में डाले हो वो थ्रेड बनाने के लिए, तो वो वाटर कंटेंट कहलाता है आपका प्लास्टिक लिमिट। सिमिलरली लिक्विड लिमिट भी होता है, जिसे हम कैसे ग्राइंड ऑपरेटर से निकालते हैं। 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग में आपका जो ग्रूव है वो बॉटम से आधा इंच ज्वाइन कर जाए, तो जो भी आपको वाटर चाहिए पड़ता है दैट इज योर लिक्विड लिमिट। तो बच्चे ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ये हमें सॉइल का पीआई वैल्यू, दैट इज सॉइल में कितना क्ले कंटेंट प्रेजेंट है उसको बताता है इन जनरल। तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो आंसर है ये लिक्विड लिमिट माइनस
प्लास्टिक लिमिट होता है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0। अगर कभी ऐसा होगा कि प्लास्टिक लिमिट आपको बड़ा गिवन है, लिक्विड लिमिट छोटा गिवन है, तो जब छोटी में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेंगे, तो बच्चे आपको आंसर 0 ही रिपोर्ट करना है, जैसा कि हम ग्रुप इंडेक्स मेथड में भी आंसर 0 ही रिपोर्ट करते थे अगर जीआई वैल्यू नेगेटिव में जाती थी। तो आंसर है इसका 0। तो बच्चे देखो यहाँ पे तो इसने थ्योरेटिकली पूछ लिया, लेकिन एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें लिक्विड लिमिट गिवन था, प्लास्टिक लिमिट गिवन था, और गौर करने वाली बात ये थी कि लिक्विड लिमिट का मैग्नीट्यूड प्लास्टिक लिमिट से कम था, तो वहां पे भी पीआई वैल्यू नेगेटिव में आ रही, तो हमें आंसर वहां पे भी 0 ही रिपोर्ट करना था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बच्चे ये पूछ रहा है अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस वन। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है सॉइल का 2.6, ठीक है, एंड वाइड रेशियो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 2.6 गिवन है, और वाइड रेशियो भी हमें गिवन है कितना है, 0.78 है। फाइन। अब वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, परसेंटेज में बताओ कितना वाटर कंटेंट चाहिए पड़ेगा रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट द सॉइल एट दैट वाइड रेशियो, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 1 है तो बताओ यहाँ पे कितना वाटर कंटेंट चाहिए पड़ेगा। तो सीनियर इंजीनियर विद गार्ड, ये रिलेशन लगा लो, सीनियर इंजीनियर विद गार्ड, एस हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई हो गया वाइड रेशियो, डब्ल्यू हो गया आपको कितना मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट चाहिए, जी हो गया ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 1 है और वाइड रेशियो तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.78, वाटर कंटेंट निकालना है और दिस ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो गिवन, तो यहां से तुम निकालो सीधा सीधा 0.78 अपॉन 2.6, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 78 अपॉन 260 बन गया क्या है? और ये कितना हो गया 26 3 78 हो गया क्या? तो 3/10 हो गया, ये 3/10 कितना होगा 0.3 हो गया। तो जैसे तुम इसे 100 से गुना करोगे 30% आंसर इज देयर। तो 34 का ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, 34 का जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा देखो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्दन मास। अच्छा बच्चे जब हम डैम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अर्दन डैम की अगर बात करें तो जब सीपेज मेरा फ्लो कर रहा होगा, सो लेट मी मेक फिगर हियर, जब वाटर मेरा इस डैम बॉडी में से फ्लो कर रहा है, ध्यान देना बच्चे, तो ये डैम है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर ये अपस्ट्रीम वाटर लेवल है तो इसे मैं बोल देता हूँ अपस्ट्रीम बेड, और ये मेरा डाउनस्ट्रीम हो गया तो इसे मैं बोल देता हूँ डाउनस्ट्रीम बेड, और ये मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इसे मैं बोल देता हूँ डैम। ठीक है, तो बच्चे जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है अगर हम डैम बॉडी की बात करें तो इसे बोला जाता है फ्रेटिक लाइन। क्या बोलते हैं इसे? फ्रेटिक लाइन। और ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है, तो फ्रेटिक लाइन के ऊपर जो प्रेशर होता है बच्चे वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर स्केल के ऊपर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 लेके चलते हैं जनरली। ठीक है, और इससे नीचे जो प्रेशर होगा वो हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्दन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, अच्छा किस डायरेक्शन में सीपेज हो रहा होगा? पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइंस, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा बच्चे तो जैसे मान लो ये तो सीपेज हो रहा है डैम बॉडी में से, अगर हम डैम फाउंडेशन में से सीपेज को ड्रॉ करें, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो कुछ ऐसे मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है लाइक दिस वन। तो जो भी यहाँ पे पाथ वाटर मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं और जो हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये लाइंस को बोला जाता है बच्चे फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइंस। क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइंस। और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं हैविंग द सेम पोटेंशियल, उस लाइन पे तुम कहीं भी चले जाओ आपको जो यहाँ पे टोटल एनर्जी या टोटल हेड होगा वो ऑलवेज आपको सेम मिलता है। तो जब तक टोटल हेड तुम्हारा सेम रहेगा तो इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग कभी फ्लो नहीं होता है, बिकॉज हमारा जो फ्लो पार्टिसिपेट करता है वो हाई हेड या हाई टोटल एनर्जी से लो टोटल एनर्जी की तरफ करता है। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलेगी इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे, और यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलेगी ऑफ कोर्स इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे, मान लो अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, इसलिए जो फ्लो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब एक चीज और कि जो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन होती है ना बच्चे, ये हमेशा ही ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल क्यों होती है?
कि जब तुम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के स्लोप की बात करते हो, अगर तुम इस लाइन का स्लोप निकालो और तुम इस राइट वाले लाइन का स्लोप निकालो, अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट बच्चे अगर -1 आता है तो हमें पता है वो दोनों लाइंस आपस में कहलाती हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये मेरा आंसर है बेसिकली। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर इतना क्लियर है तो। अच्छा, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है वीप होल्स आर प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, अगर ये रिटेनिंग वॉल है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से मान लो, अगर ये हमारे पास कोई रिटेनिंग वॉल है, और ये मान लो कुछ ऐसे जा रही है वॉल, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कुछ होल्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये होल्स हैं, स्टैगर्ड होंगे बेसिकली, इसके गैप के बीच में ये होल मिलेगा, इसके नीचे ठीक है होल मिला, इन दोनों के बीच में ये आपको होल मिलेगा इस तरह से। तो ये वीप होल प्रोवाइड करने का क्या पर्पस होता है? आंसर है ये जो मेरा ERS अर्थ रिटेनिंग जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली मिट्टी के प्रेशर को झेलने के लिए बनाया हुआ है, अर्थ प्रेशर को या अर्थ स्लोप को मेंटेन करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर मिट्टी में पानी आएगा तो डेफिनेटली सॉइल प्रेशर के अलावा एडिशन में वाटर प्रेशर भी लगेगा, तो जो हम चाहते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका विड्थ बढ़ जाएगा, मटेरियल बढ़ जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वाटर को इफेक्टिवली पा देते हैं बाहर निकलने के लिए, कि पानी तुम बाहर निकल जाओ और हमें खाली मिट्टी को रोक के रखना है और मिट्टी के प्रेशर को ये बियर कर लेगा। तो जनरली यहाँ पे एक जियो टेक्सटाइल शीट भी लगती है कि वो सिर्फ पानी को ही अलाउ करती है अपने में से पास होने के लिए, मिट्टी को अलाउ नहीं करती है जनरली। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वीप होल्स आर प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल्स to reduce the active earth pressure on the walls. No, reduce the built up of hydrostatic pressure. Yes, जो हाइड्रोस्टैटिक होगा, हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक एट रेस्ट, तो जब वाटर एट रेस्ट कंडीशन में है, जो भी वो प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वो प्रेशर को यहाँ से रिलीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर बेटर कंपैक्शन ये भी नहीं होता, बेटर कंपैक्शन के लिए जितना भी हमारे पास यहाँ पे मटेरियल होगा, जैसे हम पहले फिल्टर मीडिया डालते हैं, वो भी लेयर वाइज लेयर डलेगा, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया जाएगा रोलर्स की हेल्प से, उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे अपना सॉइल को फिल करते हैं। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश सीवेज इज यूजुअली, जो फ्रेश सीवेज होता है वो किस किस नेचर का होगा, एल्केलाइन होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या नन? तो जनरली हमारा जो सीवेज होता है वो एल्केलाइन इन नेचर होता है, मतलब जो पीएच ऑफ सीवेज होगा जनरली, अगर हम फ्रेश सीवेज की बात करें, इट इज मोर देन 7, तभी वो एल्केलाइन होगा बेसिक। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलता है तो वो फ्रेश सीवेज मेरा जैसे सेप्टिक में कन्वर्ट होगा, तो पीएच ऑफ दैट सीवेज ड्रॉप्स और वो एसिडिक बनता है। तो अभी के लिए जो आंसर है वो है 38 का ए। क्लियर? तो अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोगुलेंट वाइडली यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इज, ठीक है, जो हम कोगुलेंट मोस्टली बहुत ज्यादा यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, वो कौन सा है? फेरिक क्लोराइड है, लाइम है, एलम है, या फेरिक सल्फेट है? ठीक है, तो बच्चे जो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बेसिकली कोगुलेंट यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैं नाम लिख देता हूं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट है, एल्यूमिनियम क्लोरो फेरिक हाइड्रेट है, ठीक है, और
नहीं, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होगा, फेरिक नहीं होगा, है ना। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, फेरिक क्यों होगा, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। एक और होता है बेसिकली, तो ये है बेसिकली वेस्ट वाटर के लिए, ठीक है, ये है बेसिकली वेस्ट वाटर के लिए। अगर हम वाटर की बात करें कि हमें कोगुलेंट चाहिए वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो आंसर है एलम, फेरस सल्फेट, ठीक है, एलम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, और आपका ये क्लोरिनेटेड फेरस सल्फेट हो गया, ये यूज किए जाते हैं। तो एलम वाइडली यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, ये जो एलम होता है इज वाइडली यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, वाइडली आमतौर पर बहुत ज्यादा जो यूज किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड दिस फेरिक क्लोराइड इज वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे पूछ रहा है हाई सीओडी टू बीओडी रेशो, हाई सीओडी टू बीओडी रेशो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट। तो जनरली हमें जो सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जो हमारे पास यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और दूसरे हमारे पास जो नॉन बायोडिग्रेडेबल अमाउंट होता है, तो कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जनरली, तो हम कैलकुलेट करते हैं और बीओडी हम 5 डेज पे लेके चलते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जनरली सीओडी टू बीओडी का क्या मतलब है, तो अगर हम बात करें कि जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट वाटर की क्वालिटी है किसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर सीओडी टू बीओडी रेशियो हाई है ना, लिखा है यहाँ पे हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब है, तो प्रेजेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज लेस। अगर सीओडी वैल्यू हाई है बच्चे तभी तो ये रेशियो तुम्हारा हाई होगा, सीओडी टू बीओडी, है ना। अगर बीओडी की वैल्यू कम है या सीओडी की रिक्वायरमेंट हाई है तभी तो तुम्हारा ये रेशियो हाई होगा। तो इट मींस लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है वो लो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण खुद को इतना जल्दी या इतने अच्छे से वो डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पे एडिशनल चीज चाहिए पड़ेगी। तो दैट इज काइंड ऑफ द सीओडी। चलो द कलर ऑफ द वेस्ट सॉरी कलर ऑफ द वाटर इज मेजर्ड ऑन, जो वाटर का कलर है वो तुम किस तरह से मेजर करोगे, वेवलेंथ बेसिस के ऊपर मेजर करोगे, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल के बेसिस के ऊपर मेजरमेंट करोगे, पीएच स्केल के ऊपर तुम मेजरमेंट करोगे, रॉकवेल स्केल के ऊपर तुम मेजरमेंट करोगे। तो बच्चे जनरली हमारे पास टिंटोमीटर एक डिवाइस होता है जो डिटरमाइन करता है कलर इन वाटर। टिंटोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटरमाइंस द कलर इन वाटर। ये टिंटोमीटर जो डिवाइस है ये कलर इन वाटर को डिटरमाइन करता है, और जो यूनिट ऑफ कलर मेजरमेंट होता है वो होता है टीसीयू के अंदर। तो 1 टीसीयू का मतलब क्या है कि 1 टीसीयू इज द कलर प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ द प्लेटिनम कोबाल्ट, ठीक है। 1 मिलीग्राम मतलब इसका जो आंसर है वो है प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल के ऊपर ही आप बेसिकली कलर ऑफ वाटर को मेजरमेंट करते हो। तो जनरली जो यूनिट होता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट अगर आप यूज किए हो, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरो प्लेटिनेटेड आयंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। मतलब एक तरह से डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है सिंपली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रेलवे से, तो वियर ऑन द टॉप और हेड ऑफ रेल अकर्स, जो मेरा रेल होता है इस तरह से और मोस्टली फ्लैट फूटेड पिक्चर के अंदर है। तो अगर मान लो ये रेल है, तो ये रेल का क्या हो गया, हेड हो गया, ये फुट हो गया और ये वेब हो गया, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे वियर होगा, वियर मतलब तो टूटना फूटना, ठीक है। वियर ऑन टॉप और हेड ऑफ रेल अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होगा, हैवी एक्सल लोड होगा तब होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। अच्छा एब्रेजन ऑफ रोलिंग व्हील, तो जो आपने देखा होगा जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, टायर नहीं बोलेंगे व्हील्स बोलेंगे बिकॉज वो गोल नहीं होता, उनमें कोरिंग होती है, 1/20 का एंगल होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है ना, ये जो व्हील होता है वो कॉन्टिन्यूसली इस
रेल के साथ ना रगड़ता हुआ चलता है, बेसिकली रगड़ खाता हुआ चलता है, तो क्या होता है कुछ मटेरियल का वैसे भी हमें यहाँ पे वियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एब्रेजन ऑफ रोलिंग व्हील्स के कारण भी होगा। कांस्टेंट ब्रेक एप्लीकेशन, मान लो कहीं पे ब्रेक अप्लाई कर दिया तो बहुत ज्यादा ट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे डेफिनेटली, उसके कारण भी हमें वियर एट द हेड ऑफ रेल देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें पिक्चर में रहेंगी, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछा था स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रेल। सेम नहीं होती है, स्लीपर की स्पेसिंग आपको सेम नहीं मिलेगी, ये तो गलत है। जहां पे ज्वाइंट होता है, क्योंकि रेल में जहां पे जैसे ही ज्वाइंट आएगा, तो बच्चे जैसे मान लो अगर ये रेल है, अगर मैं यहाँ पे इस रेल के साथ दूसरा एक और रेल जोड़ दूं, तो ज्वाइंट्स क्या होते हैं, वो वीकर सेक्शन होते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं ज्वाइंट्स की बात करूं तो वीकर सेक्शन होगा रेल का, तो वहां पे हम स्पेसिंग ऑफ स्लीपर को कम कर देते हैं बेसिकली, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा, क्लोजर एट द मिडल ऑफ रेल, डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेलवेज सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। रेलवे में सुपर एलिवेशन को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो सेम जैसा हाईवे में है, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल पुश। जैसे बच्चे आप मान लो ये स्ट्रेट वाला रोड है, रोड के हिसाब से अगर हम चीजों को थोड़ा एनालाइज करें, और यहाँ पे मान लो ये ब्लैक वाला क्या है, मेरे पास सर्कुलर कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व, और ये मान लो स्ट्रेट रोड है। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो जिस स्पीड के साथ आप स्ट्रेट रोड पे चले हो, सेम स्पीड के साथ अगर आप उस सर्कुलर कर्व को भी ट्रैवर्स करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की तरफ फिक रहे हो बेसिकली, बिकॉज अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जितना गाड़ी की स्पीड होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे भी ज्यादा होता है बेसिकली। mv²/r करके एक फॉर्मूला मिलता है जो आप हाईवे में बढ़ोगे, तो यहाँ पे एक वेरिंग रेडियस का कर्व हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। तो गाड़ी आपके सर्कुलर कर्व को भी ट्रैवर्स कर ले और आपको इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील ना हो, इसलिए ट्रांजिशन कर्व पिक्चर में होते हैं। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो गाड़ी होगी इसका जो टायर है और जो रोड सरफेस है, जो फ्रिक्शन होगा वो अंदर की तरफ लगता है, तो जो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था रोड के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बोला है काउंटरैक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्यों काउंटरैक्ट करेंगे, वो तो हमारी मदद ही कर रहा है ना गाड़ी को बाहर जाने से रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखो बच्चे, एक चीज ये और बोल रहा है कि जो सुपर एलिवेशन होती है वो ड्रेनेज को भी फैसिलिटेट करती है। तो अगर हम बात करें रोड की, तो जनरली हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड है, तो रोड को ना सेंटर से हम उठा के रखते हैं, तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसे हम क्राउन बोलते हैं, तो रोड को उसकी एज, ये रोड का किनारा हो गया, एज बोल दो या टो बोल दो, बात एक ही है। तो ये रोड का सेंटर हो गया, तो एज के रिस्पेक्ट में रोड को सेंटर से कितना उठाना है, जिसे बोला जाता है कैम्बर, क्रॉस फॉल या क्रॉस लो। तो उसका तो पर्पस होता है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सुपर एलिवेशन का ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पस नहीं होगा। उसका जो मेन पर्पस होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करना होता है। ऑल्दो वो सुपर एलिवेशन आपका ड्रेनेज का पर्पस भी कुछ हद तक यहाँ पे फुलफिल करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, तो आंसर है कैम्बर ऑफ द रोड के बराबर, हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रेलवे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेलवे में जितना भी हम सुपर एलिवेशन मेंटेन करते हैं ना बच्चे, वो सारा का सारा हम ब्लास्ट की हेल्प से मेंटेन करते हैं, जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं। ठीक है, जबकि हम हाईवे में बॉटम से ही अपना ये सुपर एलिवेशन को मेंटेन करते हुए चलते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट। तो अगर तुम जरूरत से ज्यादा कैम्बर दे दोगे, जैसे मान लो रोड तुम्हारा कुछ ऐसा उठना था सेंटर से, लेकिन उसको कुछ ऐसे उठा दिया मान लो, तो व्हाट विल हैपन? तो बच्चे जब यहाँ पे बारिश होगी ना, तो जब बारिश होगी तो पानी जब यहाँ से फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि पानी इतनी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर ले कि वो रोड को यहाँ से उखाड़ना स्टार्ट कर दे। तो इट मे स्क्रैप द बिटुमन आल्सो, और रोड के बाजू में मान लो यहाँ पे आपको शोल्डर बना हुआ है, बर्म बना हुआ है, उसको भी स्क्रैप कर दे। तो डेटोरेशन ऑफ द सेंटर पोर्शन, इरोजन ऑफ द बर्म, ये तो सही है, बर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड, अच्छा जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी ना, मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है सपोज कुछ इस तरह से, ये गाड़ियां ऐसे हैं, रोड ऐसे है बेसिकली, असलियत में जो रोड है वो ऐसे जा रहा है, अंडरस्टैंड करना समझने के लिए। तो ये डायरेक्शन में गाड़ी और ये डायरेक्शन में गाड़ी है, अगर ये बहुत ज्यादा स्टीप तुमने यहाँ पे स्लो प्रोवाइड कर दिया है, कैम्पर तुमने बहुत ज्यादा दे दिया है, तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने वाला है व्हीकल को। ये गाड़ी ऐसे आ रही है और ये गाड़ी ऐसे जा रही है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा? स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल, ऑफ कोर्स ये भी देखने को मिलेगा। डेटोरेशन ऑफ द सेंटर पोर्शन, हाँ जितना तुम ज्यादा उठा दोगे,
जब यहाँ पे तुम्हारा ओवरटेकिंग होता है ना, ड्राइवर हमेशा सेंटर ऑफ रोड पे रहने की कोशिश करेगा, तो इस सेंटर वाले पार्ट का डिटोरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पैराबोलिक शेप का प्रोवाइड करते हैं जब हाई स्पीड ट्रैफिक होती है। तो सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट। तो मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर अ वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड। तो बच्चे जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो रोड में उसकी लेंथ के अलोंग अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हो या रोड में उसकी लेंथ के अलोंग अगर आप उतराई उतर रहे हो तो वो ग्रेडियंट होता है। मतलब राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड इज नथिंग बट ग्रेडियंट। और अगर हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम ग्रेडियंट हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आंसर है रूलिंग ग्रेडियंट। और रूलिंग ग्रेडियंट को ही डिजाइन ग्रेडियंट भी बोला गया है। हम हाईवे में पढ़ेंगे, अगर कंडीशन हमें अलाउ नहीं करती है कि हम इस रूलिंग ग्रेडियंट के साथ काम करें, अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट लेके चलते हैं तो अन इकोनॉमिकल होता है हमें काम करना, तो हम उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो अभी के लिए 47 का जो आंसर है वो है रूलिंग ग्रेडियंट। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, बच्चे जैसे ही उसने डिजाइन ग्रेडियंट बोल दिया ना, तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो, वो है रूलिंग ग्रेडियंट। अगर आप एक डिजाइनर हो और मैक्सिमम ग्रेडियंट की आपसे बात की जाए कि आप मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड कर सकते हो, then definitely answer will be the ruling gradient. Ruling gradient is the maximum gradient that designer tries to adopt. ठीक है, तो एक बार बच्चे अपना आप ऑप्शन चेक कर लो। आजाद 47 का सी नहीं है, 47 का ए है, डिजाइन ग्रेडियंट बोला गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रोड साइन इंडिकेट करता है नो पार्किंग को, वो किस तरह का साइन है? एक वार्निंग साइन है, एक प्रोहिबिटरी साइन है, मैंडेटरी साइन है, इन्फॉर्मेटरी साइन है? तो ये बच्चे इन्फॉर्मेटरी साइन नहीं है, ये एक रेगुलेटरी साइन है, बिकॉज ये इस सर्कुलर शेप में बना है। देखो ये सर्कल बना हुआ है ना, तो जितना भी आपके पास सर्कुलर शेप के अंदर साइन होता है सारे के सारे मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन है। इसमें दो एक्सेप्शन हमारे पास थी, एक स्टॉप साइन जो ऑक्टागोनल शेप में था, और दूसरा गिव वे साइन जो इन्वर्टेड ट्रायंगल में था। ऐसे था ना गिव वे ऐसे बीच में लिखा होगा गिव वे, और स्टॉप साइन कुछ ऐसे, ये स्टॉप साइन, दो ही एक्सेप्शन थी इसमें, तो ये आपका एक मैंडेटरी साइन होता है। 48 का बना है सी। क्लियर? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए द रोड कंडीशन टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट सेफ स्पीड ऑन द रोड इज। जब आप रोड के ऊपर सेफ स्पीड को डिजाइन कर रहे हो बच्चे, मतलब हमारे रोड के ऊपर कितना सेफ स्पीड रह सकता है, उससे ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी ट्रैवल करेगी तो अनसेफ स्पीड है बेसिकली। तो किस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ध्यान रखते हैं, यस ऑफ कोर्स। कंडीशन ऑफ रोड को हम ध्यान रखते हैं, यस ऑफ कोर्स। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को भी हम ध्यान रखते हैं, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, कर्व ऑन द रोड इसको भी ध्यान रखते हैं। तो इन शॉर्ट सभी के सभी चीजें ये पिक्चर में है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। सारे के सारे पैरामीटर हम ध्यान में रखते हैं और तभी हम सेफ स्पीड ऑन द रोड को डिसाइड करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज कॉल्ड स्टडी। कब तुम बोलोगे कि ओपन चैनल में जो फ्लो है वो स्टडी है? कब तुम बोलोगे ओपन चैनल में जो फ्लो है स्टडी है? तो बच्चे जब भी ये स्टडी वर्ड आता है, ठीक है, फ्लो स्टडी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मेरी फ्लूइड प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड का प्रेशर या फ्लूइड की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे बोला जाता है स्टडी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखना बच्चे, एक ऑप्शन डी भी है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला गया है, लेकिन यहाँ पे है हेड, तो वहां पे हेड तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेड फ्लूइड प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा, वेलोसिटी फॉल करेगी, प्रेशर फॉल करेगा, या तुम्हारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फॉल करेगा। तो उनमें अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई वेरिएशन नहीं होगा, दैट विल बी योर स्टडी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, द बेस्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। जो इरिगेशन वाटर है उसको अगर असेस करना है तो बेस्ट मेथड कौन सा है? अरे असेसमेंट का क्या मतलब है? पानी जो हमें फार्मर को देना है ना, उसको अगर हमें बेस्ट वे से देना है तो हम किस तरह से असेस करते हैं? तो आंसर है वॉल्यूमेट्रिक रेट। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब क्यूमेक ऑफ वाटर पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, हम चाहते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उसी के बिहाफ के ऊपर रेट ऑफ वाटर को डिसाइड किया जाता है। तो आंसर है वॉल्यूमेट्रिक रेट।
ये बच्चे यहाँ पे ऑप्शन है मेरा ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, क्रॉप रेट के ऊपर नहीं होता है कि आप कौन सी फसल उगा रहे हो, उसके हिसाब से आप इरिगेशन वाटर की असेसमेंट करोगे। जनरली वो आपके पास क्यूबिक दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इसी के बिहाव के ऊपर आप वाटर का रेट का असेसमेंट करते हो। क्लियर? इज इट ओके? सो आई थिंक दिस इज ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो बच्चे ये तो अभी पीपीएससी का जो अभी तुम्हारा एग्जाम हुआ ना बच्चे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2022 में रिसेंटली, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल सेम डिट्टो। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की जब वो बात करता है बच्चे, तो आंसर है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अच्छा अगर वो डिजायरेबल की बात करता है, डिजायरेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो आंसर था 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये 1 है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, गलती मत करना। ठीक है, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले भी आया हुआ था, और सेम आपके देखो ये 2014 में भी पंचायती राज के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर्स, जो रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं बच्चे, आप ये इन्वायरमेंट में स्टडी करोगे डेप्थ में, जो रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं, दे गिव स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, हायर फिल्ट्रेशन रेट, लेसर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चे वो जो बैक्टीरिया रिमूव करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा बैक्टीरिया रिमूव करता है। ओके, और आपको यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट मिलता है स्लो सैंड फिल्टर में, जैसे नाम ही है स्लो सैंड फिल्टर, तो फिल्ट्रेशन रेट इसमें कम होता है। तो 1 and 4 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो बच्चे थोड़ा जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ, जो इफेक्टिव लेंथ होती है बच्चे, अगर जैसे ये कोई हम मान लो कोई कॉलम कंसीडर कर लें जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, तो जब इसके ऊपर लोड लगेगा डेफिनेटली ये कुछ इस तरह से बकल करता है। तो बेस्ट वे इसको एनालाइज करने का है, तुम इस कॉलम को हॉरिजॉन्टल में लेके आओ, इसके ऊपर एक लोड यहाँ पे अप्लाई कर दो, बीम बना दो, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बच्चे आपको मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है। सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक है, और सेंटर में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो ये वाला आपको क्या लगता है इफेक्टिव लेंथ, और ये पॉइंट होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन द जीरो मूवमेंट्स। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज, कॉलम स्प्लाइस का क्या काम होता है? तो आंसर है बच्चे ये लेंथ ऑफ कॉलम को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है कॉलम स्प्लाइस। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई मेरे पास इस तरह से एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये बच्चे स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बेसिकली। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई स्प्लाइस प्लेट लगा हुआ है बच्चे, यहाँ पे स्प्लाइस प्लेट है, तो ये स्प्लाइस प्लेट की हेल्प से हमने क्या किया बेसिकली, इस कॉलम की लेंथ बढ़ा दी है। स्प्लाइस प्लेट यूज करने का और कोई पर्पस नहीं होता है, ये कॉलम की लेंथ को बढ़ा देता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ कॉलम, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 55 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो स्प्लाइस प्लेट अगर मैं फ्लेंज पे यूज करूंगा तो फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट कहलाती है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बच्चे हम इसका डिजाइन करते हैं। अगर सेम हम यहाँ पे स्प्लाइस प्लेट वेब पे प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम वेब स्प्लाइस प्लेट के नाम से जानते हैं, तो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट इस फ्लेंज के ऊपर, 2 प्लेट तो ये होगी, और एक प्लेट हम वेब पे प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे 3 प्लेट्स की हम बात करते हैं, फ्लेंज प्लेट्स और वेब प्लेट। तो यहाँ पे जो बोल्ट्स होंगे फ्लेंज प्लेट के लिए वो तो सिंगल शेयर में होते हैं और बीरिंग, लेकिन वेब स्प्लाइस प्लेट में जो बोल्ट्स होते हैं वो डबल शेयर में रहते हैं बेसिकली। क्लियर? तो जब आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें आप डिटेल में स्टडी करोगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्टिकल स्टिफनर्स आर आल्सो नोन एज, बच्चे जो वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं इन्हें आप चाहे इंटरमीडिएट स्टिफनर्स बोल दो, चाहे आप इन्हें ट्रांसफर स्टिफनर्स बोल दो, बात एक है, कभी भी लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स नहीं होंगे। तो आंसर बन गया बच्चे यहाँ पे ऑप्शन डी। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। स्टिफनर क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज जितने भी आपके बैंडिंग स्ट्रेसेस होंगे वो फ्लेंजेस बियर करते हैं, और जितना भी शेयर होगा वो वेब के ऊपर डिपेंड करेगा, या वेब बियर करेगा। और जो वेब की प्लेट होती है उसकी थिकनेस कम होती है, तो उसके बकल करने के चांसेस बच्चे ज्यादा होते हैं।
तो वेब को बकल ना करने के लिए, टू प्रिवेंट द वेब फ्रॉम बकलिंग, तो यहाँ पे एक लोकल बकलिंग आता है, एक वेब बकलिंग आता है। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी के लिए समय इतना नहीं है। तो वेब को बकल होने से प्रिवेंट करने के लिए हम ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिकल स्टिफनेस में इंटरमीडिएट स्टिफनर भी है और ट्रांसवर्स स्टिफनर्स भी हैं। क्लियर? चलिए, सो द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेस, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, इससे क्या मिलता है? आंसर है हार्डनेस। इससे मिलती है हार्डनेस। ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। क्लियर? नेक्स्ट, द हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, जो हेडिंग बॉन्ड होता है किस के लिए यूज होता है? आंसर है वन ब्रिक वॉल के लिए। वन ब्रिक वॉल के लिए हम हेडिंग बॉन्ड यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, द फ्लोरिंग मेड विद स्मॉल पीसीज ऑफ, अच्छा जो फ्लोरिंग बना है छोटे छोटे पीसीज से मिलके, और वो जो आपके छोटे छोटे पीसीज हैं वो टाइल्स तोड़ी हुई हैं ऑफ चाइना ग्लेज और मार्बल अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न, इसको बोला जाता है मोसेक फ्लोरिंग। दिस योर मोसेक फ्लोरिंग। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। फाइन। चलिए बच्चे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। द पॉइंटिंग विच इज एक्सटेंसिवली यूज इन द ब्रिक वर्क एंड स्टोन मेसनरी फेस वर्क, उस पॉइंटिंग को क्या बोला जाता है? आंसर है फ्लश पॉइंटिंग। आंसर है फ्लश पॉइंटिंग। तो बच्चे ये क्वेश्चन थे जो पंचायती राज के एग्जाम में पूछे हुए थे, प्री पेपर के अंदर पूछे हुए थे। कल बच्चे हम इसका मेन पेपर स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन से कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। अब आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया, अब क्वेश्चन का वो आंसर के फॉर्म में आपसे आंसर जाना जा रहा है। फाइन। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि एग्जामिनर चीजों को घुमाएगा फिराएगा, आपको परेशान करेगा। तो तब तक के लिए ओके गाइस, टिल देन सो पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।